नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ध्येय टीवी के डेली एमसीक्यू प्रोग्राम में। मेरा नाम है निधि। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज के एमसीक्यूज का और लेते हैं पहला प्रश्न। नेफेड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, नेफेड का गठन 2 अक्टूबर 1960 को हुआ था। दूसरा, ये मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट के तहत पंजीकृत है। उपरोक्त में से कौन से या कौन सा कथन सत्य है? आपके ऑप्शंस हैं ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, या फिर डी ना तो एक ना ही दो। सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि केवल दो। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। हाल ही में नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि नेफेड चर्चा में रहा। इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स 2023 के उत्सव के लिए मोटे अनाजों को प्रोत्साहन देने की प्रधानमंत्री की परिकल्पना वाली पहल को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में नई दिल्ली में कृषि और किसान कल्याण विभाग तथा भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। भारत सरकार द्वारा संयुक्त राष्ट्र को प्रस्तावित इस इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स 2023 की पहल को ध्यान में रखते हुए दोनों संगठन मिलेट्स आधारित उत्पादों के प्रचार और विपणन के लिए मिलकर काम करेंगे। बढ़ते हैं अपने दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है, एथलीट बायोलॉजिकल पासपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, एथलीट बायोलॉजिकल पासपोर्ट एक शक्तिशाली डोपिंग रोधी उपकरण है जो किसी अवधि में कुछ चुनिंदा जैविक चरों की निगरानी करता है ताकि डोपिंग के प्रभाव प्रकट हों, बजाय इसके कि डोपिंग पदार्थ या विधि का पता लगाने का प्रयास किया जाए। दूसरा, ये बढ़े हुए टारगेट टेस्टिंग और विश्लेषण, जांच, निरोध और निश्चित विधियों या पदार्थों के उपयोग के लिए अप्रत्यक्ष साक्ष्य के रूप में डोपिंग के खिलाफ काम करता है। उपरोक्त में से कौन से या कौन सा कथन सत्य है? आपके ऑप्शंस हैं ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, या फिर डी ना तो एक ना ही दो। सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी कि एक और दो दोनों। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। उपरोक्त दोनों ही कथन सत्य हैं। हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित तीसरी वाडा एथलीट बायोलॉजिकल पासपोर्ट संगोष्ठी में एथलीट बायोलॉजिकल पासपोर्ट कार्यक्रम की भूमिका और विकास पर प्रकाश डाला गया। राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी यानी कि नाडा और भारतीय राष्ट्रीय डोप जांच प्रयोगशाला ने इसका आयोजन किया। एथलीट बायोलॉजिकल पासपोर्ट एक शक्तिशाली डोपिंग रोधी उपकरण है जो किसी अवधि में कुछ चुनिंदा जैविक चरों की निगरानी करता है ताकि डोपिंग के प्रभाव प्रकट हों, बजाय इसके कि डोपिंग पदार्थ या विधि का पता लगाने का प्रयास किया जाए। ये बढ़े हुए टारगेट टेस्टिंग और विश्लेषण, जांच, निरोध और निश्चित विधियों या पदार्थों के उपयोग के लिए प्रत्यक्ष साक्ष्य के रूप में डोपिंग के खिलाफ काम करता है। गौरतलब है कि पहली वाडा एबीपी संगोष्ठी नवंबर 2015 में दोहा कतर में एंटी डोपिंग लैब कतर द्वारा आयोजित की गई थी। दूसरी वाडा एबीपी संगोष्ठी इटालियन फेडरेशन ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन द्वारा रोम, इटली में 5 से 7 नवंबर 2018 को आयोजित की गई थी। बढ़ते हैं अपने तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न है, राष्ट्रीय पर्यटक पुलिस योजना सम्मेलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, राष्ट्रीय पर्यटक पुलिस योजना सम्मेलन का आयोजन हाल ही में भोपाल में किया गया है। दूसरा, गृह मंत्रालय और पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो और पर्यटन मंत्रालय के समन्वय में इसका आयोजन किया गया है। उपरोक्त में से कौन से या कौन सा कथन सत्य है? आपके ऑप्शंस हैं ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, या फिर डी ना तो एक ना ही दो। सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि केवल दो। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। भारत सरकार के गृह मंत्रालय और पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो के समन्वय में देश के पर्यटन मंत्रालय ने 19 अक्टूबर 2022 को विज्ञान भवन नई दिल्ली में राष्ट्रीय पर्यटक पुलिस योजना के कार्यान्वयन के लिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस विभाग के महानिदेशकों और महानिरीक्षकों के राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया। लोकसभा अध्यक्ष इस सम्मेलन के मुख्य अतिथि थे। सम्मेलन में केंद्रीय पर्यटन, संस्कृति और डोनर मंत्री श्री जी किशन रेड्डी ने भी भाग लिया। रुक करते हैं अपने चौथे प्रश्न का। चौथा प्रश्न है, दीनदयाल बंदरगाह जो अभी सुर्खियों में था कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शंस हैं ए पश्चिम बंगाल, बी महाराष्ट्र, सी गुजरात, या फिर डी उड़ीसा। सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी कि गुजरात। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं।
हाल ही में भारत के राष्ट्रपति द्वारा गुजरात के कांडला में दीनदयाल बंदरगाह प्राधिकरण की 280 करोड़ रुपए से अधिक की 4 महत्वपूर्ण परियोजनाओं की आधारशिला रखी गई। ये परियोजनाएं समग्र आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए बंदरगाह के लॉजिस्टिक प्रदर्शन को बढ़ाने के साथ उसके संपूर्ण भीतरी इलाकों के विकास के साथ साथ बंदरगाह अवसंरचना को बढ़ाएंगी। इन परियोजनाओं से जहाजों के टर्न अराउंड समय में और सुधार और कार्गो की तेजी से निकासी के साथ साथ बंदरगाह की कार्गो हैंडलिंग क्षमता में भी सुधार होगा। बढ़ते हैं अपने पांचवें और आखिरी प्रश्न की ओर। पांचवा प्रश्न है, सोलर इलेक्ट्रिक हाइब्रिड हाई स्पीड फेरी की शुरुआत हाल ही में कहाँ की गई है? आपके ऑप्शंस हैं ए केरल, बी गोवा, सी तमिलनाडु या फिर डी तेलंगाना। सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि गोवा। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। केंद्रीय पतन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री द्वारा हाल ही में गोवा के पणजी में एक सोलर इलेक्ट्रिक हाइब्रिड हाई स्पीड फेरी को शुरू किया और एक फ्लोटिंग जेटी परियोजना का उद्घाटन किया गया। इन दोनों परियोजनाओं से गोवा में पर्यटन को बढ़ावा मिलने और परिवहन का पर्यावरण के अनुकूल बनाने की उम्मीद रहेगी। इस परियोजना का वित्त पोषण भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण ने किया है। 3 जेटी परियोजनाओं पर कुल 9.6 करोड़ रुपए की लागत आई है। तो ये थे आज के हमारे डेली MCQs। 5 में से आपके कितने प्रश्न सही हुए हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगा तो ध्येय टीवी के इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को भी जरूर दबा दें। फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। नमस्कार।